हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारी क्लास 12th बोर्ड का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, आपको सभी क्वेश्चन करने चाहिए। बट सबसे पहले ये 15-20 जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं ये जरूर कर लेना भाई। ये तो आपको टिप्स पे होने ही चाहिए, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करना। और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं रहेंगे, आपको रीजन सर्सन केस स्टडी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। और सारे क्वेश्चंस को एक ही बुक में डिजाइन कर दिया गया है आप लोगों के लिए। देखो, एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एज बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और क्वेश्चन एनसीईआरटी के हों, प्रीवियस ईयर के हों, सैम्पल पेपर के हों, कोशिश करो इन रिसोर्सेज पे आप डिपेंड करो। और ये सारे के सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बुक कई बार ज़्यादा प्राइस में मिल जाती है, क्या करें। तो बेटा, डिस्काउंटेड प्राइस का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप लोग बाय आउट कर सकते हो। डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी और हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा फॉर श्योर। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में जो पीडीएफ मैंने यूज़ की है वो आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होगा, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। ऑब्वियसली दोनों केमिकल क्यों ही होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहा जाता है? विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाता है ना, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। और ये क्या करेगा? विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे कि हमारे फोन की बैटरी होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फील करते हैं तो केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं, हाँ, बट वो बदले में हमें दोबारा से इलेक्ट्रिकल भी दे देता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है बेटा वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, तो रिएक्शन चलती रहती है। तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी नेगेटिव होता है। और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए शॉर्टकट याद रखिएगा आप लोग, लोन। क्या याद रखना आप लोगों ने? लोन। क्या मतलब होता है लोन का? लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे नेगेटिव होता है, एनोड पे नेगेटिव है, कैथोड पे पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए क्या शॉर्टकट याद रखना है आप लोगों ने? पैनिक। पैनिक। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। यहाँ पे कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। याद रखिएगा बेटा, इसमें एनोड नेगेटिव है, इसमें एनोड पॉजिटिव है, इसमें कैथोड पॉजिटिव है, इसमें कैथोड नेगेटिव है। और शॉर्टकट मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्योंकि बिजली बनानी है तो लोन लेना पड़ेगा, इसमें क्योंकि करंट का यूज करना है और करंट लगेगा तो पैनिक होगा। पैनिक, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। और भी बहुत सारी बातें होती है इसमें। दो सॉल्यूशन होते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन होता है। दो बिकर तो दो जोड़ने के लिए सोल्ट ब्रिज का यूज होता है, इसमें सिर्फ एक बिकर होता है तो सोल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। आगे मूव करते हैं। डिफाइन कोलरस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। Limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ ऐसे होगी, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ cation एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। जैसे आप NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो तो वो किसकी होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कुछ भी हो सकता था। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर किसके इक्वल होगी भाई? कमेंट सेक्शन में बताना किसके सम के इक्वल होगी। एप्लीकेशंस की बात करें तो इससे हम लोग देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इजीली निकाली जा सकती है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इजीली नहीं निकाली जा सकती। तो वहां पे ये हेल्प करता है ना। विद द हेल्प ऑफ कोलरस लॉ वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या डिफरेंस होता है सर मोलर कंडक्टिविटी में और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में? मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे निकाली जा सकती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तब निकलती है जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करने लगती है ना। डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता है और कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है। मतलब एक सॉल्यूशन में पानी डालते जाओ तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो चुका है और उसमें कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो लगभग ना के बराबर हो चुकी है। अगला, वी कैन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है भाई? सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। आगे मूव करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत इजी वर्ड्स में बताऊं, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से की जो कंडक्टेंस होती है
बाकी और वर्ड्स में चलो, अब यहाँ पे मोलर, मोलर का मतलब तो होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन, कहाँ पर भाई? ऐसी रोड्स के बीच में है जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। कितना है? 1 सेंटीमीटर अपार्ट है और उनका वॉल्यूम है V। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन या डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। V सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी का? कप्पा इंटू 1000/m। बहुत ज्यादा चांस है बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। देखिए डाइल्यूशन क्या होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने आयंस है उनकी कंडक्टेंस, और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस। अब दोनों में पानी डाल दिया, अब दोनों में पानी डाल दिया तो होगा क्या? अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन है। अगर कहीं पर मोलैरिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मोलैरिटी और वॉल्यूम का इनवर्स का रिलेशन है, कंफ्यूज मत होइए। मोलैरिटी और वॉल्यूम का इनवर्स का रिलेशन होता है, कहीं पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी, मोलैरिटी घटेगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो याद रखिए अगर कहीं पर भी डाइल्यूशन बढ़ता है, आप कहीं पर भी ज़्यादा पानी डाल दोगे तो क्या होगा? मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कहीं पर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, डाइल्यूशन बढ़ाना या कह लो कंसंट्रेशन घटाना, तो ऐसे केसेस में मोलैरिटी घट जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और जो कप्पा है, जो कंडक्टिविटी है बेटा, वो हमारे पास घट जाएगी। बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि डाइल्यूशन का और कंडक्टिविटी का, डाइल्यूशन का और मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है। मोलर कंडक्टिविटी आपको दिख रहा है मोलैरिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी। आगे लिखिए नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, या फिर इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी आयंस आ गए उनकी जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। कप्पा इज 1/ρ, या फिर कप्पा इज G इंटू L/A, या फिर एक और फॉर्मूला बन सकता है। क्या फॉर्मूला बन सकता है बुलबुलो? यहाँ से फॉर्मूला हमारा बन सकता है मेरे भाई, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। जी का मतलब होता है कंडक्टेंस और जी स्टार का मतलब होता है सेल कांस्टेंट, और ये जो सेल कांस्टेंट होता है बेटा जी, ये होता है L/A, लेंथ बाय एरिया। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। देखो वैसे तो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा अलग सा पैटर्न फॉलो करती हैं, बट टेम्परेचर के साथ इनका सही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या, डाइल्यूशन नहीं मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, आयंस बढ़ेंगे, तो आयंस बढ़ने से दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। बट फंडा कहाँ पर है? कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब दैट कैरी द करंट अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। रिपीट कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस है, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन घटा दोगे, अब देखो करंट को लेके कौन जा रहा है? आयंस। अगर उसकी कंसंट्रेशन घटाओगे तो मतलब आयंस कम हो रहे हैं, करंट को लेके जाने वाले पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो बेटा उस केस में कंडक्टिविटी घट जाएगी। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब भी क्या है? पानी ज़्यादा डालो तो उस स्पेसिफिक 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होती है उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयंस हैं, भैया समझो, ये मान के चलो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इसके अंदर जितने भी आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टेंस होगी उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। अब अगर मैं इसमें पानी डालता जाऊं तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक वॉल्यूम में आयंस कम हो जाएंगे, तो भैया कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी में कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब का फंडा नहीं है, वॉल्यूम जितना मर्जी हो सकता है। अब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो पानी डालोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ऐसे केस में मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक ये लिखा गया है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेज। भैया ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डी वाई हक्कल दादा का ये ग्राफ है ना, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि देखो बेटा, मैं एक बार मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला आपको बताया, तो मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कप्पा इंटू 1000 बाय एम कह लो या 1000/C कह लो, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो मोलर कनेक्टिविटी में और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कनेक्टिविटी घटेगी, और अगर कंसंट्रेशन घट रही है, देखो इस साइड अगर घट रही है तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है।
बट एक सरप्राइजिंग बात यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब पेपर में मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, सीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, विच डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ऐसे सब्सटेंस जो पूरे के पूरे आयंस में टूट जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सारे के सारे टूट जाते हैं। तो अगर आप उसमें और पानी डालोगे, कंसंट्रेशन कम होगी, तो फिर क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। ठीक है, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है डाइल्यूशन ज़्यादा होना, वॉल्यूम ज़्यादा होना, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच डिसोशिएट पार्शियली। आप उसमें पानी डालोगे थोड़ा सा टूटेगा, और पानी डालोगे थोड़ा सा और टूटेगा, और पानी डालोगे, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, एज वेल एज नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा देखो, इसी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस तरह से बढ़ती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है, एक की मान के चलो ए है, ए की मोलर कनेक्टिविटी 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है ऑन डाइल्यूशन, बी की मोलर कनेक्टिविटी 25 टाइम्स इंक्रीज हुई है। आपके हिसाब से कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा इनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कमेंट सेक्शन में बता देना जरा। आगे मूव करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने बोला, अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जैसे कि रोड है, सॉरी एक कंटेनर है, यहाँ पे आप लोगों ने रोड लगा दी, इधर बैटरी लगा दी, और इधर कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, मान के चलो NaCl, Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तो नेगेटिव पोर्शन इधर जाएगा, Na इधर जाएगा, और इधर जाके ना डिफ्यूज होने लगेंगे, इधर जाके चिपकने लगेंगे, लिबरेट होने लगेंगे। अब कितने चिपकेंगे, ये फैराडे ने बोला। फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं भाई साहब, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। हमारी हरियाणवी में एक कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, जितनी मेहनत करोगे भैया उतना ही रिजल्ट आएगा। सेम ये कह रहा है, जितना करंट पास कराओगे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जेड इंटू आई इंटू टी, डब्ल्यू इज जेड इंटू आई टी इंटू टी। जेड एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड का मोलर मास बाय एन इंटू एफ, है ना, इंटू जेड इंटू आई इंटू टी। आई करंट है, टी कितने टाइम के लिए। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई भी रोड है, मान के चलो हम नोबल रोड लगाते हैं, नोबल मेटल कहा जाता है प्लेटिनम को, ठीक है, और इनके अंदर आपने अलग अलग सॉल्यूशन ले लिया, अलग अलग सॉल्यूशन, मान लो एक में जिंक का सॉल्यूशन है, एक में कॉपर का सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। आप इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कितना सब्सटेंस, अच्छा डिपॉजिट होती है मेटल बेटा, नॉन मेटल लिबरेट हुआ करती है, लिबरेट का मतलब होता है रिलीज होना, डिपॉजिट होती है मेटल, मेटल डिपॉजिट होगी नोड्स पे। अब जिंक कितना डिपॉजिट होगा, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं आप सबको सेम पढ़ा रहा हूँ, क्या सबके सेम मार्क्स आएंगे, ऑब्वियसली नॉट। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स टू, कि आप लोग कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। तो सेम फंडा इधर, कि अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनमें अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो वो सेम डिपॉजिट नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पे। क्या लिखा गया है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, है ना। मेटल 1 का कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1, मेटल 2 का कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन कर देता हूं, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं और उनमें से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पे। अगला क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पोट, या फिर ऐसा आएगा, कैन यू स्टिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद जिंक स्पून। तो आप ये देखो यार, स्टोर करने वाला जो मटेरियल है ना, उस पर ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब जिंक और कॉपर में से जिंक ऊपर होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो स्टोर कैसे करेगा, नहीं कर सकता स्टोर। तो क्या लिखा जाएगा बुलबुलो, नो जिंक पोट कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इज लेस। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इस पर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देगा और खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो स्टोर नहीं कर पाएगा। अगला है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अच्छा कंफ्यूज मत होना, रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है जो दूसरों पे रिडक्शन करे, खुद पे ऑक्सीडेशन करे। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है जो दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराए, खुद पे रिडक्शन कराए। अब देखो, अच्छा कौन सी रिएक्शन है, के पॉजिटिव से के पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, कौन सी रिएक्शन है ये, इट इज रिडक्शन। नहीं पता तो मैं बताता हूँ, एक होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव घटता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव घटना, नेगेटिव
बढ़ना। अब कम टू द पॉइंट। तो जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल है तो इनकी रिडक्शन की वैल्यू हमें पता चलेगी। रिडक्शन की वैल्यू पता चलेगी तो अगर किसी की रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती है, इसका मतलब रिडक्शन शो करेगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडेशन अच्छे शो करेगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल वर्ड में बताता हूँ। लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल हायर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। नहीं आई बात समझे? देखो बेटा, एक होती है रिडक्शन, एक होती है ऑक्सीडेशन। जिस पे रिडक्शन होती है वो दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराएगा, तो ये उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। जिस पे खुद पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो दूसरों पे रिडक्शन कराएगा, तो ये इसकी रिड्यूसिंग पावर है। ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। इन सब में से सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है के का, तो के सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है। अब सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? सिल्वर का है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे अच्छे से रिडक्शन शो करना चाहेगा। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा बट रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। इसके अकॉर्डिंग हमने इन सबको अरेंज कर दिया है। छोटा सा एक बहुत जरूरी नोट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का जो फर्स्टली यूज़ किया गया था वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इसका अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर। और इसके अंदर जो फ्यूल यूज़ किए जाते हैं वह हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल। इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी खास बात क्या होती है कि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। कितनी एफिशिएंसी है बेटा इनकी? 70%। जबकि हमारे पास जो दूसरे सोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी है? 40%। इसके अलावा हमारे पास मर्करी सेल होता है। मर्करी सेल क्या होता है? जो घड़ियों में डाला जाता है। मर्करी सेल इज यूज फॉर लो करंट डिवाइसेज लाइक हियरिंग एड्स एंड वॉचेज। और मर्करी सेल की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? इसकी जो सेल रिएक्शन होती है वो नॉन आयनिक होती है। इस तरह से रिएक्शन होती है इसकी, Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। क्योंकि सेल रिएक्शन नॉन आयनिक है ना, तो इसकी वोल्टेज वेरी नहीं करती, वोल्टेज फिक्स रहती है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी। इसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरी है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसका यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर एंड इन्वर्टर के अंदर। इसकी खास बात क्या है कि ये रिचार्जेबल है, तो इसका लंबे टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर के अंदर यूज़ किया जाता है ड्राई सेल का। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल दे रखा है Mg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव बाई Cu। भैया नस्ट इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए या सिंगल मेटल के लिए नस्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हो, ई मेटल ई नॉट मेटल माइनस 0.0591 बाई एन लोग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म, ये रहेगी नस्ट इक्वेशन। इसके अलावा अगर आप कभी सेल के लिए नस्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हो तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। ईजी कैलकुलेशन के लिए आप लोग 0.06 भी पुट कर सकते हो, बाय एन लोग 1 बाय नहीं कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। आयनिक फॉर्म की ही कंसंट्रेशन होती है, सॉलिड फॉर्म की कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर होती है। और अगर आपको कभी ई नॉट सेल निकालना हो, एन का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। ई नॉट सेल अगर आपको कभी भी निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। या फिर अगर सेल नोटेशन दे रखी है तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको दे रखा है ये सेल नोटेशन है, सेल नोटेशन में सोल्ड ब्रिज होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है, राइट साइड में रिडक्शन होती है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ निकालना है। सर हमें कब पता चलेगा कि नस्ट इक्वेशन का यूज़ होता है? देखिए, हमें ई नॉट सेल निकालना होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, कंसंट्रेशन 1 मोलर। अगर इनमें से एक भी कंडीशन इधर उधर हो रही है ना, इट मीन्स कंडीशन जो है नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ई नोट सेल निकाल लेंगे। ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट में क्या है? कॉपर है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है? 0.34। माइनस लेफ्ट में कौन है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होता है? -2.36। ये कितना आ जाएगा? 2.70 वोल्ट। अब नस्ट इक्वेशन लगाओगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। ई नोट सेल कितना है भाई? 2.70 था भाई, 1 कैसे आ गया? इसे कहते हैं गलती से आ गया, पुराने ज़माने में इसको कहा जाता था गलती से आ गया, ठीक है। 2.70 माइनस 0.0591 बाई 2। ये 2 कहाँ से आया सर? अब देखो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में 2 का डिफरेंस है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में भी 2 का ही डिफरेंस है। 2 का लॉस है, 2 का गेन है, तो लॉस और गेन कितने का होगा? 2 का। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होती है बेटा लेफ्ट साइड में। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव पे हुई है ना, आयनिक फॉर्म देखी जाती है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001।
डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 10 की पावर -3 कर दी। बाय में आएगा कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, रिडक्शन जिसने शो किया उसकी आयनिक फॉर्म आप लोग लिखोगे। तो कॉपर ने की है रिडक्शन, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ जाएगा 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, नीचे आएगा 10 की पावर -1, ऊपर जाकर 10 की पावर +1 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो सॉरी तो ये पता नहीं बार बार ये ठीक है ना, ये 2.70 ही है। किसी बुक में से नकल मारी होगी मैंने, वो गलत हो जाता है भाई, हो जाता है, बुक्स में गलतियां हो सकती हैं, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, हमारी बुक में भी हो सकती हैं। चलो, तो ये तो 1 हो गया सारे का सारा, ये 0.0591/2, तो ये हो जाएगा 0.0295, इसको सिंपल आउट करेंगे 2.68 समथिंग आ जाएगा यहाँ। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है Fe2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H2 Pt। ये पता है किस सेटअप किसका होता है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप होता है। इसमें जो Pt है, Pt का मतलब होता है प्लेटिनम, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले इनोड सेल, राइट माइनस लेफ्ट, राइट में है हाइड्रोजन जिसका पोटेंशियल 0 होता है, आयरन का कितना है -0.44, तो ये आ गया 0.44 वोल्ट। अच्छा, जो सेल का पोटेंशियल होता है ना, ये भी हमें बहुत कुछ बताता है। अगर हमारे सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है, इट मीन्स वो सेल पॉसिबल है, सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लगा दोगे, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591/n, लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। तो 0.44 यहाँ पर आ गया 0.0591/2, 2 कैसे आया भाई, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर Fe से Fe2 पॉजिटिव हो रहा है, 2 का डिफरेंस है, H पॉजिटिव से H2 में 1 का डिफरेंस दिख रहा होगा, अगर डिफरेंस मैच ना करें उनको मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो 2 हो गया। लोग ऊपर जिसने ऑक्सीडेशन शो की है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होती है, Fe2 पॉजिटिव लिख दिया, राइट में रिडक्शन होती है, H पॉजिटिव लिख दिया। अब H पॉजिटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन डिफरेंस शो किया था, 1 का, जबकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो इसकी पावर 2 कर देना। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, जब डिफरेंस मैच ना करे तो मल्टीप्लाई कर दो, और जिसका दिख रहा है भाई इसने तो 2 का डिफरेंस शो किया है और 2 का डिफरेंस है, तो इसकी पावर चेंज नहीं करनी। अब इसने 1 का डिफरेंस शो किया है, जबकि रिएक्शन में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो इसकी पावर 2 कर दी। क्लियर है, इधर आ जाओ, 0.44 -0.0591/2, log 10 की पावर -3, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, तो 1 की पावर 2 करोगे वो 1 ही रहता है, तो 10 की पावर -3 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.53 वोल्ट, यहाँ से सिंपल आंसर आ जाएगा 0.53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, फॉलोइंग रिएक्शन क्या है, 2Fe3 पॉजिटिव, 2I नेगेटिव gives 2Fe2 पॉजिटिव, I2 हैज इनोड सेल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में आ जाए। देखो, ये मैक्सिमम वर्क डन करके भी आ सकता है। मैक्सिमम वर्क डन का मतलब होता है डेल्टा जी नोट, और इसका फॉर्मूला होता है -NF ई नोट सेल। और एक आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी, डायरेक्ट केसी नहीं निकलता है, लोग केसी निकलता है। लोग केसी का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू ई नोट सेल, और ईजी फॉर्मूला रहेगा 0.06। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला रहेगा -NF ई नोट सेल, और लोग केसी का फॉर्मूला क्या रहता है। देखो, एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है, केसी निकालना होता है, बट प्रीवियस ईयर में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमें लॉग टेबल नहीं दी जाती है, तो हमें लॉग केसी ही निकालना होता है। लॉग केसी का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, लॉग केसी का फॉर्मूला रहेगा N इंटू ई नोट सेल बाई 0.0591 लिख लो, या फिर 0.06 लिख लो इजी कैलकुलेशन के लिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, हमारे पास रिएक्शन है। Fe3 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Fe2 पॉजिटिव बन रहा है। इधर कितना है, +3 इंटू 2 टाइम्स +6 है, +2 इंटू 2 टाइम्स यानी कि +4 है। तो यहाँ पे +6 से +4 बन रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, 2 का। तो ये हो जाएगा 2I नेगेटिव, 2I नेगेटिव से क्या बन रहा है, I2। यहाँ पे -2 से क्या हो रहा है, 0, तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है। तो डेल्टा जी नोट निकालना है, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई नोट सेल -N, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन है रिएक्शन के अंदर, 2 का। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 550, और ई नोट सेल कितना होता है 0.236, ठीक है। तो इसको सिंपल आउट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देना, किलो जूल में आ जाएगा। अगली बात है, हमें निकालना है लोग केसी। लोग केसी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, N इंटू ई नोट सेल। ई नोट सेल कितना है भाई, ये रहा 2 बाई में 0.0591 लिख लो, या फिर 0.06 लिख लो, तो लोग केसी आ जाएगा। लोग केसी की जो भी वैल्यू आएगी, अगर आपको केसी की वैल्यू निकालनी है तो लोग को अपॉन में ले जाओ, एंटी लॉग ऑफ दिस निकालना आप लोगों को, 7.983 का एंटी लॉग तो ये आएगा 9.616 10 की पावर 7। ये बेटा आपको लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल देखनी आती होगी, आनी भी चाहिए, है ना। ओके,
मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। मतलब कुछ भी हो जाए आपको होना चाहिए कि यार आता है, हम मुश्किल के लिए भी तैयार होके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। अब CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो यानी कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए CH3COO नेगेटिव की एंड इसकी पता होनी चाहिए H पॉजिटिव की। तो आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अब यार कॉमन सेंस होती है ये कि CH3COO किसमें है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। CH3COO इसमें है, H इसमें है, तो ये हो जाएगा 1+3 और माइनस कर दोगे 2। तो यही है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसमें इक्वेशन नंबर 3 CH3COO एन वाली को प्लस किया और माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू कितनी है फर्स्ट में 426, थर्ड में कितनी है 91 और माइनस कर दिया 126, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है भाई, कप्पा इंटू 1000 बाय एम, कप्पा इंटू 1000 बाय एम। कप्पा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1000 बाय एम, एम यानी मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.20, याद है 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला है, the resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is this। बेटा जब भी कोई क्वेश्चन करने जाओ आपको क्वेश्चन से डाटा निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस दे रखी है कितनी 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी इज दिस, कंडक्टिविटी दे रखी है, हमें सेल कांस्टेंट निकालना इजी सा था बेटा। सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए ये वाले, मेरे को लगता है आपको होंगे भी। आपको एक बार फॉर्मूला बताता हूँ, कई फॉर्मूला ना डायरेक्ट नहीं होते, वो तुम्हें खुद से सोचना पड़ता है यार क्या फॉर्मूला हो सकता है। अब कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है भाई, कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट अ मिनट। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, कप्पा का फॉर्मूला होता है G/G स्टार। अब G स्टार हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1/G, 1/G। अब 1/G तो कुछ नहीं होता, G का मतलब होता है कंडक्टेंस, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 1/G यानी कि R लिख सकता हूँ क्या। तो G स्टार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू R, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला भाई, कप्पा इंटू आर। कप्पा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 0.146 और आर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1500, तो आ जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला है ये, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ, की ऑक्सीडेशन करानी है रिडक्शन करानी है तो आपको उसके लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा। चार्ज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है NF, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और फैराडे, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9600। तो आपको Cu2 पॉजिटिव से Cu बनाना है, Cu2 पॉजिटिव से Cu में कितने इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन का। चार्ज रिक्वायर्ड NF 2 फैराडे, और अगर कुलाम्स में निकालना है 2 × 96500 आ जाएगा। MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बनाना है, MnO4 नेगेटिव में देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनती है 7, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनती है 2। सर आपको कैसे पता 7 बनती है, अरे मेरे भाई MnO4 नेगेटिव, Mn को क्या मान लिया x, ऑक्सीजन कितने हैं 4 -2 इज इक्वल टू चार्ज -1, तो ये x -8 तो जाके प्लस का 8, 8 - 1 इज कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ना। तो ये 7 हो गया, 7 से 2 में कितने का डिफरेंस है 5 का। चार्ज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5 फैराडे, क्लियर है। अगर आपको Al3 पॉजिटिव से Al बनाना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो NF कितने हो जाएगा भाई 3 फैराडे। बढ़िया गलती कर रखे हैं यार, क्या चलेगा जीवन, 3 फैराडे। इधर आ जाओ, H2O2 से O2 बनाना है। अब H2O2 को ना ब्रेक डाउन कर लो, O2 को अलग कर दो, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अलग चले गए तो इस पर आएगा 2 नेगेटिव। अब O2 पे 2 नेगेटिव है, उससे O2 बनाना है यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो N फैराडे 2×96500। Fe2 पॉजिटिव से आपको क्या बनाना है भाई, Fe2 पॉजिटिव से आप लोगों को बनाना है, Fe2 पॉजिटिव से आपको बनाना है Fe3 पॉजिटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आ रहा है, तो फॉर्मूला रहेगा N फैराडे 1 फैराडे यानी कि 550 कूलम आ जाएगा। आगे है, राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग।
तो पहले चार्जिंग अगर आपको क्लियर है तो रिचार्जिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी। आप सबको पता होगा एनोड पे कौन सी रोड होती है? लेड। कैथोड का काम कौन करती है? लेड ऑक्साइड। लेड दो, देखिए एनोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ से सॉल्यूशन में से इसके पास आ जाता है SO4 2 नेगेटिव, ये बन गया PbSO4। और कैथोड पे सब कुछ आ जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, SO4 भी आ जाता है। इसके अलावा इधर ना एक सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है H2SO4। H2SO4 में से SO4 तो दोनों के पास जाता है, बट इसके पास H पॉजिटिव आ जाता है कैथोड के पास। तो ये सारे का सारा जब आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा PbSO4 N2H2O। जो भी बना है इसका उल्टा होता है, ये रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग रिचार्जिंग में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, एनोड बन जाएगा कैथोड, रिएक्शन हो जाएंगी उल्टी। एट कैथोड क्या हुआ है? PbSO4 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? मैं समझाता हूँ एक बार। देखो बेटा, सबसे पहले है एट एनोड। एनोड का काम कौन कर रहा है? लेड। फिर है एट कैथोड। कैथोड का काम कौन कर रहा है? PbO2। बात नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ पर दोनों के पास क्या आएगा? SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन आएगा SO4 2 नेगेटिव। अब दूसरी तीसरी खास बात क्या है? कैथोड पे आएंगे कटायन 4H पॉजिटिव। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Pb2 पॉजिटिव बनेगा, SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ के बन जाएगा PbSO4। PbO2 क्या करेगा? यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाएंगे? 2H2O और ये बनेगा PbSO4। ये रिएक्शन है। अब जब ये तो रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, अगर ड्यूरिंग रिचार्जिंग करना चाहोगे तो एनोड बन जाएगा कैथोड, रिएक्शन हो जाएगी उल्टी। कैथोड बन जाएगा एनोड, रिएक्शन हो जाएगी उल्टी, और रिएक्शंस को आप लोग जोड़ के लिख दोगे। सिर्फ ये होता है। आगे मूव करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 2.48 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट करना है भाई? हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसा क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। तो कंडक्टिविटी दे रखी है कप्पा 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी दे रखी है, तो फॉर्मूला लगा दो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी है? और ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ना, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कितनी आई है? जो भी आई है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या आएगा? हम इन दोनों का सम कर देंगे, KCl के लिए सम कर दिया। मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 124, और इनका सम कर दोगे आ जाएगा 0.82। क्लियर है? ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और अगर आपसे कोई पूछ ले परसेंटेज निकाल लो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 8% आ जाएगा। ठीक है? और अगर आपसे कोई पूछ ले डिग्री ऑफ अनआयनाइज्ड सब्सटेंस, देखो भाई अगर इतना क्या हुआ है, 0.8% नहीं आएगी, 82% आएगी, है ना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज अगर निकालोगे तो 100 से। अनआयनाइज्ड पोर्शन कितना है? 18% है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स। इस क्वेश्चन को कभी भी करना है तो पहले AgNO3 को ब्रेक डाउन कर लो। AgNO3 ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। Ag पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया? Ag। मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू आई इंटू टी। जेड का फॉर्मूला मोलर मास बाय N इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। मोलर मास कितना दे रखा है? मोलर मास, सिल्वर का मोलर मास बेटा आपको पता होना चाहिए, वैसे एग्जाम में गिवन होगा। कितना है? 108। एन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा इस रिएक्शन में? आप ये देखो कि Ag पॉजिटिव कब चिपकेगा? कोई भी मेटल आयनिक फॉर्म में नहीं चिपकती, सॉलिड बन के चिपकती है, तो Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। एफ फैराडे कांस्टेंट 4/500। आई करंट कितना है? 2 एम्पियर। टाइम आपने हमेशा मिनट्स में लेना है, ठीक है? 15 मिनट को अगर मैं, सॉरी टाइम आपने मिनट्स में नहीं लेना, टाइम आपने हमेशा सेकंड्स में लेना है, माफ़ी चाहता हूँ, टाइम आपने हमेशा सेकंड्स में लेना है। तो हो जाएगा 900 सेकंड। तो इसको सिंपल आउट करेंगे बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम्स में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम न्यूट्रल नोबल होती हैं ये, है ना? जनरली प्लैटिनम का ही यूज़ किया, प्लैटिनम या फिर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। मैंने क्या बोला? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो निकल को ब्रेकअप करा दो। वी आर साइंस स्टूडेंट, वी प्रमोट ब्रेकअप, है ना? निकल नाइट्रेट को जब आप तोड़ दोगे तो ये टूट जाएगा निकल 2 NO3 नेगेटिव। निकल 2 पॉजिटिव क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? तब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? W का फॉर्मूला रहेगा जिट, जेड इंटू आई इंटू टी। जेड मोलर मास बाय N इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। मोलर मास कितना है भाई? मोलर मास 58.7। एन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है रिएक्शन में? 2 का।
फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 550। आई कितना करंट है, 5 एम्पियर ऑफ करंट है। कितने टाइम के लिए है, टाइम को सेकंड्स में लेना है, आ जाएगा आंसर। तुम भी देते रहते हो। अगला क्वेश्चन है, अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्स एंड वाई, दो सेल हैं एक्स और वाई, उनमें से करंट पास कराया कितने एम्पियर भाई, 2 एम्पियर का। एक में आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। आयरन कितना डिपॉजिट हुआ है, 2.8 ग्राम। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, एक तो कितनी देर के लिए करंट फ्लो हुआ है और दूसरा हमें निकालना है जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जो टाइमिंग वाला सीन है, टाइम वाला सीन बताया था फैराडे ने फर्स्ट लॉ में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, डब्ल्यू इज जेड इंटू आई इंटू टी, ये है फॉर्मूला। जेड मतलब यानी कि मोलर मास बाय एन इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। मैं इसको अगले पेज पे लेकर थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे नहीं कह सकते थे, वेरी बैड। हाँ जी, ये है डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, जेड इंटू आई इंटू टी, मोलर मास बाय एन इंटू एफ इंटू आई इंटू, मोलर मास कितना है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, चाहे आयरन सल्फेट है वो भी Fe2 पॉजिटिव में टूटेगा, चाहे जिंक सल्फेट है वो भी जेड इंटू, फैराडे कांस्टेंट 550। आई कितना करंट है, 2 एम्पियर है। टाइम हमें निकालना है, कितना मास डिपॉजिट हुआ 2.8 ग्राम। इस सारे को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो 4825 सेकंड आ जाएगा। इधर आ जाओ नेक्स्ट। अब सेकंड लो क्या बोलता है, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है। सब्सटेंस कैसे निकालते हैं, आयरन डिपॉजिट कितना होगा, जितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन है। जिंक कितना डिपॉजिट होगा, जितना इक्विवेलेंट वेट है जिंक का, ठीक है। मास ऑफ आयरन कितना डिपॉजिट हुआ 2.8 और मास ऑफ जिंक डिपॉजिट निकालना है। अच्छा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय एन करके निकाल देना, मोलर मास बाय एन। आयरन का मोलर मास कितना होता है 56 बाय में एन, एन मतलब जो उस पर चार्ज है 2, और जिंक का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास जो कि 65 बाय एन, यानी कि भूल गया एक तो मैं 2 ही आएगा ना उसका एन भी। जिंक सल्फेट आयंस में तोड़ोगे तो बेटा जिंक सल्फेट टूटेगा, Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो बेटा इनके इक्विवेलेंट मास आ गए, ये इक्विवेलेंट मास है। अब यहाँ से सोल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आई थिंक तो सोल्व हो जाना चाहिए, 2.8 अपॉन में आ जाएगा। या फिर इसको इधर ले जाओ तो अपॉन में ले आओ, क्या हो गए 2.8 इंटू 28 बाई 32.65, हाँ 32.65 बाई 28, ये 10 पे चला जाएगा। यहाँ से आयरन का मास आ जाएगा, कितना मास, क्लियर है कि नहीं। तो ये सिंपली आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हमने, है ना। उसको एक सॉल्यूशन में डुबो के रखा गया जिसका pH है 10। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन दिखाओगे, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, हाफ H2। नॉन इक्वेशन लगाओगे, नॉन इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई एन लोग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। मेटल नहीं है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है 0.0591 बाई एन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है, इसने एक का गेन किया है, लोग 1 बाई 10 की पावर माइनस 10। सर ये H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो दे नहीं रखी, फिर आपने 10 की पावर माइनस 10 कैसे लिख दी। मैं इसका सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर कभी भी, आई थिंक मेरे को मन में ऐसा वहम है कि तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, बट क्योंकि मैंने ही इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया है तो कोई नाराजगी नहीं है। तो इसमें ना 10 की पावर माइनस pH कर देते हैं। अगर कभी भी pH दे रखा और उससे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी हो, देखो बेटा pH का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H पॉजिटिव, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। बट अगर कभी भी आपको कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव निकालनी है और आपको pH दे रखा है तो आप 10 की पावर माइनस pH कर सकते हैं। H पॉजिटिव निकालना है तो 10 की पावर माइनस pH, pH कितना है 10 की पावर माइनस 10, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 0.591 वोल्ट। तो ये थे जी सारे के सारे इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन।